अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो तीन खबरों पर बात करेंगे आपसे। पहली खबर आपसे शेयर करेंगे इमरान खान का सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से अहम तरीन पैगाम, और उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे मतीउल्लाह जान जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने पिम्स और पोली क्लिनिक के रिकॉर्ड के मुताबिक बहुत सारे इंकशाफात किए हैं डी चौक फायरिंग के हवाले से, और इसके अलावा भी दो तीन छोटी छोटी खबरें आपसे शेयर करेंगे। पहली खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि इमरान खान का सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से अहम तरीन पैगाम। उन्होंने कहा कि मैंने हुकूमत से दो मुतालबात किए थे। पहला मुतालबा था कि अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई। दूसरा मुतालबा था कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफ़ाफ़ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। अब ये हुकूमत भी 9 मई की रट लगाए हुए है, तो इसी की शफ़ाफ़ तहकीकात के लिए तो तहरीक इंसाफ भी कब से कह रही है। वो कह रही है कि अगर हमारा कोई भी कारकुन इसमें मुलव्वस पाया गया तो उसे सज़ा दें। उन्होंने कहा था कि मैं खुद उसे पार्टी से निकाल दूंगा, मगर ये शफाफ तहकीकात भी नहीं करवा रहे। और खान साहब ने कहा है कि 26 नवंबर के वाक़यात की भी शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। ये दो जायज़ मुतालबात थे। खान साहब ने कहा कि ये दोनों मुतालबात जायज़ हैं, और अगर हुकूमत इन पर इतवार के रोज़ तक कोई रद्द अमल या कोई अमल दरामद नहीं करती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले में तरसीलात ज़र के बाइकॉट का आगाज़ कर दिया जाएगा। यानी कि जो बैरून मुमालिक पाकिस्तानी हैं, वो जो पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं उसे तरसीलात ज़र कहा जाता है, तो वो उन्होंने कहा कि उसका बाइकॉट किया जाएगा। हम इस सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। मुल्क में जमहूरियत, अदलिया और मीडिया का गला घोंट दिया गया है और हर तरफ जबर फस्तायत का दौर जारी है। लिहाजा तरसीलात ज़र के बाइकॉट का आगाज़ करें। 26 नवंबर और 8 फरवरी को जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हिम्मत व जुर्रत जमामर्दी के साथ जबर का मुकाबला किया, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। 1971 में अवामी लीग के बाद तहरीक इंसाफ दूसरी जमात है जिसे इस किस्म के रियासती जबर का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद इंतखाबात में तारीखी जीत हासिल करके और 26 नवंबर तक मुसलसल जिद्दोजहद जारी रख कर तहरीक इंसाफ ने तारीख रकम की है। 26 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। उस दिन निहत्ते लोगों पर स्नाइपर्स के जरिए फायरिंग की गई। जो जवान लोगों को जख्मी और शहीद किया गया। कई अफराद 3 हफ्ते से गायब हैं। गुमशुदा अफराद को ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत जवाब दे कि इतने अफराद कहाँ गायब हैं। हमारे लोगों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मैं बैरिस्टर गौहर समेत अपनी पार्लिमानी पार्टी को हिदायत देता हूं कि उन अफराद के लिए असम्बली में आवाज़ बुलंद करें। ये मुमकिन नहीं कि मुल्क में खून की होली खेली जाए और पार्लिमान मामूल के मुताबिक चलती रहे। जब तक मैं जिंदा हूँ इन अफराद के कत्लेआम की तहकीकात के लिए जिद्दोजहद करूँगा और इनको इंसाफ दिलवाए बगैर चैन नहीं लूँगा। जो लोग शहीद हुए उनके लवाहिकीन सदमे में हैं। मैं खुद फायरिंग की खबर सुनकर शदीद अजियत का शिकार रहा और नींद की गोली खाने के बावजूद निहत्ती अवाम पर तशद्दुद के कर्ब से, उन्होंने कहा कि कर्ब से सो नहीं सका। जिन लोगों ने एक खिड़की पत्ता तक नहीं तोड़ा उन पर सीधे फायर मारे गए। हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन थे। कौमी तराना पढ़ते फौजियों को गले लगाने वाले लोगों पर फायरिंग की गई और उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया। ऐसा याह्या खान के 25 मार्च 1971 को बंगाली अवाम के साथ किया गया था। उसके अलावा मुल्क में किसी पार्टी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। मैं जब तक जिंदा हूँ 26 नवंबर को भूलने नहीं दूंगा।
तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात करने की पेशकश का मजाक उड़ाया गया और ये तासुर दिया गया कि हमने घुटने टेक दिए हैं। मुज़ाकरात की पेशकश और सिविल नाफरमानी की तहरीक मुअख्खर करने की बात मुल्क के वसी तर मफाद में की थी। हुकूमत अगर इसमें दिलचस्पी नहीं रखती तो हमने भी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की कनपटी पर बंदूक नहीं रखी। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को कमज़ोरी हरगिज़ न समझा जाए। अब भी अगर हुकूमत चाहती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना हो तो हमारे दोनों मुतालबात पर हमसे राब्ता किया जाए या हमें कायल किया जाए कि ये मुतालबात गैर आइनी हैं और इन पर बात मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि जेल में मुलाकात के लिए मुज़ाकराती टीम को दावत दी है और उनके नाम दिए हैं। अब देखना ये भी है कि हुकूमत उनको मुलाकात की इजाज़त देती है या नहीं। हुकूमत बार बार जो इल्ज़ाम लगाती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक में मुल्क को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये याद रखें ये मुल्क को नहीं, इस बोगस पार्लियामेंट और बोगस इंतखाबात के ज़रिए में बनी। ये बोगस पार्लियामेंट और बोगस इंतखाबात के नतीजे में बनी असम्बली और सेनेट को निशाना बनाया जा रहा है। यानी इमरान खान ने कहा है कि हम मुल्क को निशाना नहीं बना रहे क्योंकि मुल्क हमारा है। हम सिर्फ इस बोगस पार्लियामेंट और इस बोगस इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली असम्बली और सेनेट को निशाना बना रहे हैं। ये हुकूमत लोगों के वोटों से नहीं बल्कि साजिश से बनी है। जनरल बाजवा ने हमारी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की और पाकिस्तान को 42 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया। इस हुकूमत ने आईटी इंडस्ट्री और दीगर शोबों को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से अवाम इस हुकूमत से बददिल हैं। मईशत तबाहाल है और कारोबारी तबका और सरमायादार अपना पैसा बैरून मुल्क ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ऐसा कहना है इमरान खान साहब का। अब आपके साथ दूसरी खबर शेयर करते हैं और वो खबर मैंने आपसे जैसा अर्ज़ की है कि वो खबर है कि सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने आज अपने वीलॉग में बहुत होशरुबा इंकशाफात किए हैं। उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप देखिए कि ये हुकूमत कितनी फस्तायत कर चुकी है और फिर ढिठाई के साथ कहती है कि कोई गोली नहीं चली, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई शहादत नहीं हुई। वो कहते हैं कि डी चौक में गोली चली। मतीउल्लाह जान एक दफ़ा फिर हकायक सामने ले आए। उन्होंने कहा कि डी चौक में गोली चली, गोली लगने से लोग जख्मी भी हुए, गोली लगने से लोग शहीद भी हुए। उनका मजीद कहना था कि 26 नवंबर को पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पतालों का डेटा हासिल किया, जिसके मुताबिक मुतअद्दिद अफराद गोली लगने से जख्मी हुए और ये बात रिकॉर्ड और डॉक्टरों की तस्दीक से साबित है। मजमूई तौर पर 134 जख्मियों को अस्पताल लाया गया। अब देखिए मतीउल्लाह जान साहब जो उस वक्त मौजूद थे, वहाँ हॉस्पिटल में भी थे, मौके पर भी थे, डी चौक पर भी थे, वो कह रहे हैं कि 134 अफराद जख्मी हुए बुलेट से, यानी गोली लगने से 134 अफराद जख्मी हुए। और ये हुकूमत के लोग जो हैं ये कहते हैं कि गोली चली ही नहीं है और किसी ने कहा कि वो रबर की बुलेट्स थी। अब ये इसी बात पर मतीउल्लाह जान को और साकिब बशीर को उठा लिया गया था, अगवा कर लिया गया था। साकिब बशीर को कुछ टाइम के बाद छोड़ दिया गया, मगर उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब पर एक बोगस केस डालकर उन्हें जेल कस्टडी कर दिया था। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 134 जख्मी को अस्पताल लाया गया, जिनमें से 81 गोलियों का निशाना बने। मतीउल्लाह जान के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं कि गोलियां चलाई गईं और ये किसी के हुक्म पर हुआ। ये गोलियां सिर्फ पीटीआई के कारकुनों पर नहीं बल्कि इंसानों पर चलाई गईं, जिनमें कई जख्मी और शहीद हुए। सरकारी अस्पतालों ने इस बात की तस्दीक की है। वो कह रहे हैं कि मैं तमाम रिकॉर्ड देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि गोली चली है और ये किसी के हुक्म पर ऐसा हुआ है, सियासी जमात पर नहीं चली, ये इंसानों पर गोली चलाई गई है। डॉक्टर्स ने बार बार लिखा है कि ये गोली लगने से जख्मी हुआ है। ये सुनिए मतीउल्लाह जान क्या कह रहे हैं।
نواب. تو یہ کل 73 کے قریب جو ہے پمز میں زخمی پائے گئے ہیں، جبکہ جو پولی کلینک ہیں ان کی لسٹ پہلے پبلک ہو چکی ہے. یہ پولی کلینک کے سب گن شاٹ وونڈ ہیں. علی حسن گن شاٹ، محب اللہ شہزاد، یہ سب گن شاٹ وونڈز ہیں. آفتاب میر خان، یہ ہم نے ڈاٹا جو پولی کلینک کی لسٹ ہے اس سے کنفرم کیا، وہ لسٹ جو ہے درست تھی اور سورس نے کنفرم کیا، اور اس کے مطابق پولی کلینک کی لسٹ میں بھی کنفرم ہو رہا ہے کہ گولی چلی بھی ہے اور گولی سے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، گولی سے لوگ مرے بھی ہیں. تو یہ ظہور اسلم، وارث خان، محمد ناصر، بلال بلوچ، طارق صنف، حاجی رحیم، شاہد خان، سعید علی، محمد اکرام، محمد اسد، خلیل الرحمان، قیوم نواز، طور اکبر، یہ سب گن شاٹ وونڈڈ ہیں. زاہد محمود، جنید شہزاد، محمد ادریس، منیر، خلیل الرحمان، یہ ہے پولی کلینک کے. تو جہاں تک پی ٹی آئی کے زخمی لوگوں کی فہرست جو جاری کی گئی ہے اس میں تقریباً 10 کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جو آلریڈی یہ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے یہ شاہد خان ہے، اکرام اللہ ہے اور دیگر ہیں جو کہ پولی کلینک یا پمس کی لسٹوں میں موجود ہیں. مگر اس کے بعد کل 37 لوگ ایسے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو پی ٹی آئی نے لسٹ جاری کی ہے. یہ 37 لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کے پی ٹی آئی کے مطابق وہ گن شاٹ وونڈ ہیں اور وہ زخمی ہیں. تو پی ٹی آئی کی لسٹ میں سے 10 لوگوں کی تصدیق ہو سکتی ہے جو پمس کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس اور جو پولی کلینک کا ریکارڈ ہے. تو اب اصل چیز یہ ہے کہ یہ سارے زخمی ہیں کتنے، کل انجرڈ کتنے ہیں، اور آفیشلی ہاسپٹلز نے کتنے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ گولی لگی ہے اور یہ بلٹ وونڈ ہے، فائر آرم انجری ہے. یہ سرکاری اسپتال سب سے بڑا، اس کے ڈاکٹرز نے معائنہ کر کے ریکارڈ پہ لکھا ہے، اور وہ کیا فگر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے جو ٹوٹلی انجرڈ ہیں، اگر آپ یہ دیکھ سکیں، سب سے پہلے 134 نمبر، یہ آپ اگر دیکھ سکیں ٹوٹل انجرڈ انکلوڈنگ پی ٹی آئی لسٹ جو کہ سارا ملا لیا گیا جو دعویٰ کر رہے ہیں، تو وہ 134 ہیں زخمی. اور اس میں ٹوٹل بلٹ انجریز جو پی ٹی آئی کو بھی اگر شامل کریں، وہ جو کلیم کر رہے ہیں ان کے پاس تصویریں بھی، ایویڈنس بھی ہیں، ملے بھی ہیں لوگ، تو وہ 81 ہیں، 81 بلٹ انجریز. لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے. اصل خبر یہ ہے کہ جو دو بڑے سرکاری ہسپتال ہیں، پیمز اور پولی کلینک، ان کے مطابق کل زخمی لوگ جو ہیں، پیمز اور پولی کلینک کا ریکارڈ جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے وہ 96 ہیں. یہ 96 لوگ زخمی ہیں، اور پیمز اور پولی کلینک کے جو سرکاری ریکارڈ ہے اس کے مطابق 44 لوگ جو ہیں ان کو بلٹ انجریز ہیں، فائر آرم انجریز. اور پیمز کا آپ کو میں نے ریکارڈ دکھایا جس میں فائر آرم انجریز لکھا گیا ہے. اور اسی طرح جو سرکاری طور پہ جو پی ٹی آئی کے زخمی جن کو قرار دیا گیا ہے، جن کے آگے لکھا گیا یہ پی ٹی آئی ورکر ہے، بلٹ اور دوسرے بھی، تو کل جو پی ٹی آئی ورکر جن کو ڈکلیئر کیا گیا ایز اے پیشنٹ، ایز اے ہیومن بینگ ہسپتال میں، وہ 18 ہیں. ان 18 لوگوں کے ناموں کے آگے لکھا گیا یہ پی ٹی آئی ورکر ہے. اور جو پی ٹی آئی ورکروں کو سرکاری طور پہ پی ٹی آئی ورکر قرار دے کے جو جی، جو آپ نے سن لیا. اب یہ تو صورتحال ہے، یہ بالکل آن گراؤنڈ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اب حبیب اکرم صاحب نے عرفان صدیقی کے متعلق کہا ہے کہ عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے مذاکرات سے پہلے ہمیں چور، ڈاکو اور فارم 47 والا کہنا بند کر دیں. نون لیگ میں وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، انہیں نون لیگ کے لیے صحافتی خدمات سر انجام دینے پر سینیٹر بنایا گیا. اب دیکھ لیجئے کہ عرفان صدیقی وہ یہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ کو وہ اتھینٹسٹی مل جائے، چونکہ تحریک انصاف نے ہمیشہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ دونوں چور ہیں اور انہوں نے کرپشن کر رکھی ہے، تو اس لیے ہم ان سے بات نہیں کریں گے. اب یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کو تحریک انصاف کی طرف سے یہ مل جائے کہ جی نہیں آپ چور نہیں ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے. ایسے مذاکرات کو تحریک انصاف جوتے کے نوک پر رکھتی ہے اور پیروں تلے رونتی ہے، چونکہ جو آپ کے خلاف عمران خان کا موقف ہے وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا. آپ کو وہ ہمیشہ چور کہتے ہیں اور انہوں نے کئی بیانات میں کہا ہے کہ آپ چور ہی ہیں، اور انہوں نے بار بار کہا ہے کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے. اور دوسری بات، آپ اب تو مینڈیٹ چور بھی آپ ہو گئے. وہ آپ کی پارٹی کے لوگ، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کئی رہنما جو آپ کے ساتھ تھے، زبیر عمر صاحب کا آپ بیان دیکھیے، شاہد خاقان عباسی کو آپ دیکھ لیجئے، اسی طرح سے جاوید لطیف کو آپ دیکھ لیجئے، پھر آپ کے جو ہے نا وہ جاوید عباسی صاحب ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے، مہتاب عباسی صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، پوری لسٹ ہے. مفتاح اسماعیل سے آپ سن لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ سب کو پتہ ہے، صرف نہیں تو آپ کو ہی نہیں پتا. وہ ہے نا کہ بوٹا بوٹا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں.
اللہ حافظ.